Well, guys, today we are going to discuss the most important topic of B.Ed, which is recommendations of Indian Education Commission, या इसको हम कोठारी कमीशन भी बोल देते हैं, राइट? 1964-66 में आया था ये, राइट गाइस? सो कोठारी कमीशन जो है, it was set up in 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए डॉक्टर डी.एस. कोठारी. ये डॉक्टर डी.एस. कोठारी हैं, राइट? ये उसके चेयरमैन थे इंडियन एजुकेशन कमीशन के, राइट? जो 1964-66 में आया था, राइट? लेकिन ये कमीशन इनके नाम से ही पॉपुलर हो गया, तो इसको कोठारी कमीशंस भी कहा जाना लगा, राइट बेटा? अब इस कमीशंस का पर्पस क्या था? ये कमीशंस किस लिए होते हैं? बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपने देखा होगा कि सोसाइटी में देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस. हर साल, हर 6 महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, राइट? वट एवर द चेंजेस यू आर लुकिंग इन द सोसाइटी, वो सारी की सारी चेंजेस जो हैं नेक्स्ट जनरेशन तक या हमारे तक वो कैसे पहुंचती हैं? विद द मीडियम ऑफ एजुकेशन. तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जो भी चेंजेस आती हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो भी चेंजेस हैं वो एजुकेशन में डाली जाती हैं. तो एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये पॉलिसीज और कमीशंस बैठे जाते हैं. तो 1964 के अंदर ये कमीशन आया था. द नेम ऑफ कमीशन इज कोठारी कमीशन. इसका पर्पस क्या था इस कमीशन का? द मेन टास्क ऑफ द कमीशन वाज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन national pattern of education and the general policies for the development of education of all stages ranging from the primary to postgraduate stage. मतलब प्राइमरी स्टेज होती है एजुकेशन की, छोटे लेवल की स्टेज प्राइमरी क्लास बोलते हैं, फर्स्ट से लेके 5th तक, राइट? और पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अपर क्लासेस होगी एमए तक. तो इस कमीशन का पर्पस क्या था? कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि एक तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन है उसका एक नेशनल पैटर्न होना चाहिए, राइट? ऑन दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 1964 एंड 66. हाँ, उस टाइम स्कूलों का सिस्टम एक बहुत ही अलग सा सिस्टम था. एक गांव के अंदर बहुत बहुत दूर तक स्कूल होते थे, ठीक है? बच्चों को 2-2 घंटे का सफर करके जाना पड़ता था. तो इस कमीशन ने गवर्नमेंट को यह रिकमेंड किया कि एक तो एजुकेशन का नेशनल पैटर्न होना चाहिए और कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए, सो दैट एजुकेशन के अंदर जो जो डेवलपमेंट आ रही है या सोसाइटी के अंदर जो जो डेवलपमेंट आ रही है उसका हमें पता लग सके, राइट गाइज? अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी नीड क्या थी. नीड के अंदर देखो क्या था. सबसे पहले नीड तो ये थी कि एक देयर शुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. कि एजुकेशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, एक बिग पॉलिसी होनी चाहिए एजुकेशन की, और पूरे इंडिया के अंदर वो जो पॉलिसी है वो सभी बच्चों तक, सभी सिटीजन तक वो पॉलिसी पहुंचनी चाहिए, राइट? मतलब छोटी छोटी कमिटीज तो जरूर बन रही थी. यू नो दैट अवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 47 के बाद छोटी छोटी कमिटीज बन रही थी एजुकेशन में सुधार के लिए. लेकिन जो एक कमीशन, एक बड़ा कमीशन बना जिसका पर्पस ये था कि जो भी पॉलिसीज एजुकेशन की फ्रेम होती है वो लास्ट सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए. और क्या पर्पस था और क्या नीड थी इस कमीशन की? नीड फॉर डिटेल स्टडी एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. कि एजुकेशन को एक्सपैंड किया जाना चाहिए. तब तक जो स्कूल होते थे, आज की डेट में आप देखिए हर गांव हो गया, हर सिटी हो गया, आपको 2 किलोमीटर के बाद स्कूल नजर आ जाएगा, राइट? उस टाइम पे क्या होता था, 2 घंटे का भी सफर करके आप जाते थे स्कूल, तब जाकर आता था. और क्या नीड थी? नीड टू एम्फसाइज रोल ऑफ पीपल इन नेशनल डेवलपमेंट. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई लोगों को भी अवेयर किया जाए कि आपका भी नेशनल डेवलपमेंट में आप योगदान दे रहे हैं. टीचर को तभी तो बोला जाता है टीचर इज द नेशन बिल्डर, क्योंकि टीचर ने समाज को पढ़ाना होता है. देखो, जो भी पॉलिसी, जो भी चेंजेस सोसाइटी के अंदर आ रही हैं वो कैसे आती हैं? थ्रू द एजुकेशन. एजुकेशन उसको इंप्लीमेंट करती है, और एजुकेशन बच्चों तक कौन पहुंचाता है? टीचर पहुंचाता है. तो टीचर एक नेशनल डेवलपमेंट में, उसकी प्रोग्रेस में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? नीड टू मेक पीपल अवेयर दैट दे हैव ए शेयर इन द नेशनल डेवलपमेंट अलोंग विद द गवर्नमेंट. कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं नेशन को डेवलप कर रही है,
इवन कि लोग भी हैं वो भी नेशन को डेवलप कर रहे हैं। एक ये भी नीड थी। और क्या नीड थी? नीड फॉर दिस कमीशन, overview of the educational development to create more integration between various parts and consider it as a whole, not as a fragment. मतलब कई चीजें ना अलग अलग हुई पड़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट हुई पड़ी थी, राइट? तो एक कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई ऐसा कोई बड़ा बिग वो नहीं था, प्लान नहीं था, बिग एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो। मतलब नॉर्थ में अपनी तरह की स्टडी हो रही थी, साउथ में अपनी तरह की हो रही थी, राइट? तो बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही थी। कोई बच्चा अगर साउथ से ट्रांसफर होके कहीं नॉर्थ पे आ जाता है, तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सिलेबस की प्रॉब्लम थी, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थी। और नीड क्या थी? नीड फॉर पॉजिटिव अप्रोच टू द स्टेटस ऑफ टीचर, कि टीचर का बहुत योगदान होता है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल प्रोग्रेस के लिए, और जो भी चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को बच्चों तक अवेयर करने के लिए, और इसलिए स्टेटस ऑफ टीचर को भी एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो ये बेटा कुछ एक नीड्स थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये एक कमीशंस बिठाया, और इस कमीशंस ने जो जो रिकमेंडेशंस दी वो अब हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमीशन क्या थे। 1964-66 में ये जो कमीशन आया था, इसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला तो ये था एजुकेशन फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि ये जो प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको कैसे हमने अचीव करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशंस इसका क्या था? मेक साइंस एज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। मतलब इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था तब तक, ओके, तो इंडस्ट्री में लेबर की जरूरत थी, इंडस्ट्री में मैन पावर की जरूरत थी। तो इस कमीशन ने क्या किया? कुछ कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए। वोकेशनल कोर्सेज आप जानते हैं ना, आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हम जो करते हैं, राइट? जैसे हो गया इलेक्ट्रिशियंस का कोर्स हो गया, राइट? तो इस तरह के कई कोर्सेज हो गए, इनकी बहुत जरूरत थी ताकि वो जो मैन पावर है वो स्किल्ड मैन पावर हो, और ये जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को एक जंप मिल सके, इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी हो रही है इसको वो मीट कर सके। और क्या था? एजुकेशन फॉर एन एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, आप ये देखिए, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट 1964-66, ओके, कई चीजें आ रही थी। तो इस चीज को, इस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या करना था? इस पॉलिसी ने क्या रिकमेंड किया? अडॉप्टिंग न्यू मेथड ऑफ टीचिंग एंड एजुकेटिंग पीपल ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी में इवन की हर तरह के बच्चे हैं, जो इवन की SC ST वाले बच्चे भी हैं या दूसरे भी बच्चे हैं, जनरल भी हैं, उन सभी तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, राइट? तभी ही प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन आगे बढ़ सकती है। और क्या गोल था? थर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्या था कमीशन का? एजुकेटिंग फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन, इस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या करना था कमीशन को? इंट्रोड्यूसिंग कॉमन स्कूल सिस्टम। इस स्कूल, क्योंकि उस टाइम स्कूल सिस्टम भी कॉमन नहीं थे बच्चे, राइट? अमीरों के बच्चे वो अलग स्कूलों में पढ़ते थे, गरीब के बच्चे कोई अलग स्कूलों में पढ़ते थे, ठीक है, एडमिशन ही नहीं होती थी उनकी। तो सभी एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनना था, और जो हिंदी है, टेकिंग स्टेप टू एनरिच हिंदी एज क्विकली एज पॉसिबल, और एक लैंग्वेज ऐसी बन जाए जिसको हम राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें, राइट? एंड इनकरेजिंग द एंड इनेबलिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी लिविंग, और बच्चों को, स्टूडेंट को इंकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट कर सकें, राइट? और फोर्थ जो बिग गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन क्या था? एजुकेशन फॉर इनकल्केशन ऑफ नेशनल वैल्यूज, कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया के, उसके मन के अंदर नेशनल वैल्यूज को इनकलकेट करना, राइट? इसके लिए क्या था कि एजुकेशन में मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज का भी आना बहुत जरूरी था, राइट गाइस? क्योंकि जब तक, अब आप ये देखो लो बेटा, फ्रांस की जो एजुकेशन है, जब बच्चा 14 साल का या 15 साल का होता है, राइट, बाहर के कई देशों की ऐसी एजुकेशन है
तो वो एजुकेशन उसको बैड बॉय या बैड गर्ल बनाती है, राइट। हमारी इंडिया की एजुकेशन जो है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। हमारे इंडिया का चाहे कोई एनआरआई है, ही इज लिविंग इन अब्रॉड, लेकिन वो जरूर चाहेगा कि मेरे बच्चों को जो एजुकेशन है वो इंडिया से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन वैल्यू बेस्ड है। और बच्चों के अंदर नेशनल वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए एजुकेशन के अंदर मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज का आना बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंटिंग बिफोर स्टूडेंट्स हाई आइडियाज ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल सर्विस, राइट। ये है गोल्स ऑफ कमीशन। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस क्या थी कमीशंस की। वो जो कमीशंस बैठा था 1966 64 66 में, जिनके जो चेयरपर्सन थे डीएस कोठारी थे, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी थे। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? सबसे पहले रिकमेंडेशंस उन्होंने क्या दी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट। रिकमेंडेशंस उनकी आई है, आप इसको ठीक है पढ़ भी सकते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशंस हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था अपना, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, और उसमें मैंने कुछ आपको आर्टिकल करवाए थे। आपको याद होगा आर्टिकल 45 हमारा क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि अप टू द एज ऑफ ए 14 ईयर, राइट, देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि 14 साल तक का जो बच्चा है उसको हर स्कूल, पूरे इंडिया में कोई भी स्कूल है, वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और उस बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस कमीशन ने सबसे पहले रिकमेंडेशंस क्या दी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इस चीज का हवाला देते हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो भी ये कहता है अंडर आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ओके, उसके बाद क्या कहा? प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रिवेलिंग वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इन स्कूल्स एंड टू इंश्योर यूनिवर्सल इनरोलमेंट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तब क्या हो रहा था 1964 66 से पहले स्कूलों के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत थी, राइट। स्कूलों के अंदर इनरोलमेंट ही नहीं इतनी हो रही थी। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिया कि ये जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इनको रोकने के लिए, राइट, कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यूनिवर्सल इनरोलमेंट हो, मैक्सिमम बच्चा इनरोल करे। हमने, आपको याद होगा, एक दो लेक्चर पहले, लास्ट टू लास्ट वीक, मैंने आपको एक पॉलिसी करवाई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना, याद होगा आप, राइट। उस 2020 पॉलिसी में भी देखो क्या था कि भाई 2040 तक इंडिया का क्या एम है कि भाई 100% इनरोलमेंट हो जाए, राइट। क्योंकि तभी हम लिटरेसी को प्राप्त कर पाएंगे, और तभी अगर हम एजुकेट हैं तो हमें हमारे हमारे राइट्स के बारे में पता होगा, हम ज्यादा डेवलप होंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशंस की? लैंग्वेज पॉलिसी, राइट। कोठारी कमीशंस ने ये बोला कि भाई जो प्रोडक्शंस ऑफ ए बुक्स, लिटरेचर, पर्टिकुलर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन रीजनल लैंग्वेजेस, कि भाई जो भी हर स्टेट की अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है। पंजाब की आपको मालूम है पंजाबी लैंग्वेज है, राइट। तो ऐसे ही हर स्टेट की अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो भी बुक्स छपती हैं, जो भी लिटरेचर छपते हैं, तो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, राइट। रीजनल लैंग्वेज टू बी मेड लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रीजन, और इवन की उस रीजन में जो भी कामकाज हो रहा है वो भी उनकी रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू ही होना चाहिए, मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज टू सर्व एज ए लिंक लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन फॉर एकेडमिक वर्क एंड इंटेलेक्चुअल इंटर कम्युनिकेशन। हिंदी टू सर्व एज द लिंक लैंग्वेज एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी नॉन हिंदी एरियाज। इस कमीशन ने ये कहा था कि जो हिंदी एक लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, और इवन की जो नॉन हिंदी एरियाज में है उसको भी प्रमोट होना चाहिए। इंस्टेड जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश होगी या अदर लैंग्वेजेस भी होगी, ये लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए ताकि वो लिंक क्रिएट कर सके नेशनल इंटीग्रेशंस और इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस के लिए, राइट गाइस। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। उसमें इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? प्रमोशन ऑफ ए प्रोग्राम्स ऑफ ए अडल्ट एजुकेशन। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कमीशन ने ये बोला कि भाई जो अडल्ट होते हैं, राइट, क्योंकि अडल्ट्स हो गए, बच्चे हैं जो, वो छोटी उम्र के अंदर वो अपना स्कूल्स वगैरह छोड़ चुके थे, ठीक है। तो कहते हैं अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स लगाए जाने चाहिए। अडल्ट एजुकेशन का क्या मतलब है कि गांव वगैरह में जाकर
विलेजेस में जाकर आपने वो विलेजेस के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो 20-25 साल के बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ सो दैट वो एजुकेट बन जाएं। दिस इज कॉल्ड द अडल्ट एजुकेशन। इस तरह की एजुकेशन की प्रमोशंस होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यू शुड नो दैट, राइट, बीइंग ऑफ ए टीचर। Expanding secondary and higher education and providing equal opportunities for all the children of merit and promise, irrespective of economic status, caste, religion, sex or place of residence. Yes, इस कमीशन ने ये बोला कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करो, राइट। +2 तक जो एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं स्कूल एजुकेशन, राइट। फिर बेटा कॉलेज एजुकेशन हम बोलते हैं BA 1-2-3, BSc 1-2-3। उसके बाद की जो एजुकेशन होती है वो हायर एजुकेशन होती है, राइट। MA आ गया, MEd आ गया, PhD आ गया, दीज ऑल आर कॉल्ड द हायर एजुकेशन। तो ये कमीशन कहता है प्रमोशंस होना चाहिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, ये नहीं देखा जाना चाहिए कि किन किन कास्ट वालों के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सभी के लिए ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ए साइंटिफिक माइंड एंड आउटलुक। यस, जो नजरिया है सिटीजन ऑफ इंडिया का, जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनका नजरिया साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक माइंड होना चाहिए, साइंटिफिक आउटलुक होनी चाहिए, तभी नेशनल प्रोग्रेस कर पाएगा। टॉलरेंस होना चाहिए, कंसर्न फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक सर्विस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क। ये भावनाएं होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर, राइट। और इनको कौन पूरा करेगा? एजुकेशन ही पूरा करेगा। तो ये कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी, इन रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये वर्क हुआ। तो आज आप ये देख लीजिए, वो हम उन चीजों को अचीव भी कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कम अचीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन फॉर ए सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ये कमीशन ने ये बोला कि एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि उसके अंदर सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। देखो हर हर पॉइंट में आपने देखिए, इंडिया इंडिया में एजुकेशन को तभी तो बोला जाता है कि भाई रिलीजियस एजुकेशन है, क्योंकि इसमें सोशल, मॉरल और वैल्यूज एजुकेशन है, वैल्यू बेस्ड है। इनमें बहुत ही ध्यान रखा गया हमारे इंडिया की एजुकेशन में। Center and state government should adopt measure to introduce education in moral, social, and spiritual values in all institutions under their control, based on the recommendations of University Education Commission and Committee on Religious and Moral Instruction। कि एक कमेटी बन जाए, राइट, रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस की, और इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो अपने अपने स्कूल्स, जो हर स्टेट्स के अंदर जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में जो एजुकेशन पढ़ाई जा रही है वो सोशल बेस्ड होनी चाहिए, मॉरल बेस्ड होनी चाहिए और स्पिरिचुअल बेस्ड होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस क्या है? एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। अब integrate social and national service program concurrently with academic studies in schools and colleges for all students at all stages, participation in programs of a community development। yes, अब हमारा टॉपिक क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है? एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब बच्चों के अंदर, हर सिटीजन ऑफ इंडिया के अंदर सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन कैसे पैदा होगी, इसके लिए कमीशंस ने ये बोला कि भाई कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे आपने देखा होगा एनसीसी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, एनएसएस प्रोग्राम होते हैं, नेशनल सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। छोटे छोटे कैंप्स लगते हैं, स्टेट्स आपस में, कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ, कुछ बच्चे आपस में मिलके कुछ प्रोग्राम, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, राइट, इस तरह के वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह की पार्टिसिपेशन से क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन आती है। सपोज आप यूपी के हैं, राइट। तो अगर आप यूपी के अंदर ही सारा, आप यूपी पंजाब वाले बच्चों से मिलते हैं, हिमाचल वाले बच्चों से मिलते हैं, कुछ कॉमन प्रोग्राम्स हैं, आप स्कूल के बच्चे उधर जा रहे हैं, उधर के बच्चे इधर आ रहे हैं, तो इससे क्या होती है? आपको उसके कल्चर के बारे में पता लगता है, उनको आपके कल्चर के बारे में पता लगता है। तो सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पैदा होती है, इसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। और ये कमीशन ने क्या बोला? इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए एजुकेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट है पॉइंट, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यस,
अब हर पर्सन को इंटरनेशनल आउटलुक भी उसकी हो. स्कूल शुड प्रमोट इंटरनेशनल आउटलुक थ्रू द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज साइमल्टेनियसली विद द डेवलपिंग नेशनल कॉन्शियसनेस. इस स्कूल का ये रोल होना चाहिए कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करे. तभी आपने देखा होगा कई स्कूल्स हैं, है ना, उनके बच्चे जाते हैं अमेरिका, जाते हैं कनाडा, जाते हैं किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, है ना. यू हैव सीन दैट कोई ना कोई वहां पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उधर के बच्चे इधर आ रहे हैं कुछ स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. तो जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बच्चे एक दूसरे की कंट्रीज में जाते हैं, राइट, जो सिटीजन्स हैं एक दूसरे की कंट्रीज में जाते हैं, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वाली भावना पैदा होती है. कॉमन स्कूल सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है. कॉमन, इस कमीशन ने ये बोला कि एक तो कॉमन स्कूल सिस्टम होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए कुछ और है, गरीब के बच्चों के लिए कुछ और है. अगर कोई एससी कास्ट वाला है, शेड्यूल कास्ट वाला है ना, उसके लिए कोई और स्कूल है, कि भाई एक ही स्कूल सिस्टम होना चाहिए. यानी कि अंडर ए वन रूफ इवन जनरल पर्सन, एससी पर्सन और किसी भी कैटेगरी का, किसी भी यू नो कास्ट का, रिलीजन का जो पर्सन है, वो एक ही छत के नीचे पड़े. तभी बेटा आपने आज देखा होगा जो क्लास है, क्लास को बोलते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. राइट, किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने कहा था. राइट, वो ही वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा था? सोसाइटी इज ए क्लास इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. यानी कि सोसाइटी का एक छोटा रूप है क्लास. क्लास में आपके जो 30 बच्चे बैठे हैं, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, राइट, सिख भी हो सकता है. तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कब? 1964-66 में, कि भाई एक ही कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड. राइट बच्चे, ताकि सभी जब एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो उनमें आपस में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पैदा होगी. ठीक है, तभी ही नेशन हमारा आगे जा सकता है. यस, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10+2+3 पैटर्न सिस्टम. कोठारी कमीशन ने ये कहा था. आपने आपकी क्वालिफिकेशंस अभी आपने देखा होगा ना, आप 10th के बाद आप आर्ट्स या साइंस लेते हैं 2 साल में, है ना, +2 होती है, फिर 3 साल का आपका प्रोग्राम होता है टू गेट द डिग्री. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? अब आपको पता लग रहा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय कोठारी कमीशन. कौन सा पैटर्न? 10+2+3 सिस्टम. राइट, और न्यू एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इन्होंने बताया था 1 to 3 years ऑफ ए प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, लोअर प्राइमरी स्टेज 4 to 5 होनी चाहिए, हायर प्राइमरी स्टेज 3 to 2 होनी चाहिए, और लास्ट में आप देखिए एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 ऑर्डिनरी नॉट बी लेस देन 6. यानी कि कम से कम 6 साल तक के बच्चे से कम वाला बच्चा पहली क्लास में यानी कि प्रमोट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसकी एज 6 साल तक हो जानी चाहिए. राइट, फॉर पब्लिक एग्जामिनेशंस टू कम एट द एंड ऑफ ए 10 years ऑफ ए स्कूलिंग. मतलब 10 साल की स्कूलिंग के बाद ये पब्लिक एग्जामिनेशंस इस तरीके के इट शुड कम टू एंड. राइट, तो ये इन्होंने कहा था. मतलब इस पॉइंट के अंदर मेन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 10+2+3 सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोठारी कमीशन. राइट, और अभी जो हमारी नई पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर किया था, उसका क्या था वो भी मैंने आपको बताया था. ठीक है ना, ये पैटर्न अब और चेंज हो गया है. राइट, नेक्स्ट रिकमेंडेशंस क्या थी कोठारी कमीशन की? साइंस एजुकेशन. यस, 1964-66 में गवर्नमेंट ने ये पहचान लिया था, उसको ये पता लग गया था हर कंट्री को कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, साइंस एजुकेशन हमें प्रमोट करनी चाहिए, तभी हम नेशन डेवलप हो सकता है. नेशन जब डेवलप होगा तो नेचुरली सी बात है, जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी डेवलप होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. राइट, हर चीज उनकी बढ़ेगी. अब आज अमेरिका को क्यों कहा जाता है कि अमेरिका जो है सबसे टॉप लेवल का डेवलप्ड सिटी है? राइट, क्यों? क्योंकि अभी हम वी आर गोइंग डेवलपिंग, है ना, हम डेवलपिंग की स्टेज में हैं और वो डेवलप हो चुका है. हमारे से आज की डेट में 50 साल वो आगे है हर चीज के अंदर. राइट, क्यों? क्योंकि आज साइंस एजुकेशन देखो, वहां पे हर चीज ऑटोमेटिक हुई पड़ी है. तो कोठारी कमीशन ने ये बोला कि साइंस एजुकेशन मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ साइंस टीचिंग मस्ट आल्सो बी इंप्रूव्ड कंसिडरेबली. इस साइंस के ऊपर इन्होंने काफी फोकस किया. फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस. इस कमीशन ने और रिकमेंड किया कि वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन.
कि भाई वर्क एक्सपीरियंस भी मतलब इंक्लूड होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है बेटा सिंपल लाइन में समझने के लिए कि यू हैव टू डू द वर्क विद योर हैंड, राइट? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है? यू हैव टू लर्न बाय डूइंग द थिंग, दिस इज कॉल्ड अ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन। यस, उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर फ्लरिश कर रही थी, काम बढ़ रहा था। अब हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत थी, राइट? इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जैसे ही हमारे पास स्किल्ड मैन पावर आएंगे हमारा नेशन डेवलप करेगा। उसके लिए इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज होने चाहिए 10th के बाद, +2 के बाद, राइट? जैसे जैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक में जितने भी हैं ये सारे के सारे वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज होते हैं। आपने देखा होगा कि 10th के साथ समटाइम आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियंस का कोर्स करते हैं, दीज आर कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन कोर्स, राइट? तो वोकेशनलाइजेशंस को भी इस कमीशंस ने रिकमेंडेशंस में कहा। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर स्टेटस। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो टीचर है, ठीक है, उनका भी स्टेटस जो है, राइट, उनका जो पे स्केल है, सैलरी है, उसका एक लेवल इतना होना चाहिए ताकि वो मिनिमम जो आप अपनी जो उनकी जो उनका सूट करे, उनका जो जो भी खर्चा है उनका उस तरीके के अकॉर्डिंग वो अपना वो खर्चा वगैरह पूरा कर सकें, राइट? तो scale of pay of the school teacher belonging to the same category but working under different management such as a government, local bodies, private management should be the same. अब जो टीचर्स की सैलरी है, टीचर स्टेटस की ही हम बात कर रहे हैं। इस कमीशन ने ये बोला कि अगर कोई टीचर किसी स्कूल में सैलरी ले रहा है तो सैलरी शुड बी सेम टू अदर स्कूल्स आल्सो, ठीक है ना? पढ़ा तो वो उतना ही रहा है, राइट? क्योंकि टीचर ने इस चेंज इस जो ये जो चेंजेस आ रही हैं, इस चेंजेस को आगे लेके जाना है टीचर ने। अगर टीचर की ही सैलरी बढ़िया नहीं होगी, राइट, तो वो उतने बढ़िया वे में लेके नहीं जा पाएगा। गाइस, आपने देखा होगा पिछला जो पे कमीशन आया था, 10 साल के बाद एक पे कमीशन बैठता है, ठीक है? ये 11वां पे कमीशन है। 10वां पे कमीशन 2006 में आया था और आप किसी से भी कंफर्म करना, 2006 में सबसे ज्यादा जो सैलरी बढ़ी थी वो टीचर की सैलरी बढ़ी थी और आज की डेट में भी टीचर की सैलरी सबसे ज्यादा है। आप स्कूल्स के अंदर भी देखें, गवर्नमेंट जॉब के अंदर 55-60 हजार रुपया स्केल है टीजीटी टीचर्स का, ठीक है? और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ही शुड बी बीए प्लस बीएड, राइट? अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाता है, अच्छा स्कूल्स है, तो भी उसको अच्छा वो पे करेंगे, राइट? फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया, यानी कि टीचर स्टेटस के अंदर कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया रिगार्डिंग द टीचर पे स्केल, कि टीचर को एक अच्छा पे स्केल मिलना चाहिए, राइट? नेक्स्ट आ गया टीचर एजुकेशन। यस, तो इस कमीशन ने ये बोला कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंप्रूव्ड। टीचर एजुकेशन क्या होता है? टीचर एजुकेशन जो होते हैं बेटा, ये आप बीएड कर रहे हैं, बीएड जो है ये एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, राइट? ओके, बीएड को ये बोलते हैं, ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। आपका जो भी आपने जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी उस कॉलेज के नाम होंगे, है ना? कोई ना कोई नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा। लेकिन याद रखना, जब बीएड और एमएड को टीचर एजुकेशन इसलिए बोला जाता है, उस कॉलेज के पीछे कॉलेज ऑफ एजुकेशन लिखा होता है। मतलब वट एवर यूर कॉलेज इज, आप उसके पीछे देखें कॉलेज ऑफ एजुकेशन जरूर लिखा होगा, राइट? क्योंकि बीएड एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, राइट? टीचर जो है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही बनता है ना। तो कोठारी कमीशन ने बोला कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी इंप्रूव्ड होने चाहिए, राइट? न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज शुड बी डेवलप्ड टू oriented headmaster, teacher and educators and educational administration to their special field of work. न्यू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आने चाहिए। इवन कि इस कमीशन ने ये बोला कि जो जो पर्सन टीचर बन भी गया है, राइट, उसके भी इन सर्विस के अंदर कई तरह के प्रोग्राम्स आने चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो पाए ड्यूरिंग इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब जब वो सर्विस कर रहा है तो तब भी देयर शुड बी ए मेनी टाइप ऑफ ए टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और उनके अंदर इंप्रूव आना चाहिए, right? The postgraduate courses in education should be flexible and to be planned to promote an academic and scientific study of education. और लास्ट क्या है? Under the teacher education, improvement of a teacher education institutions and expansion of training facilities. तो कोठारी कमीशन ने ये बोला है कि टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स है, एक तो ये इंप्रूव होने चाहिए, नंबर 1,
और जब पर्सन कोई टीचर बन जाता है तब भी उसकी डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनको बोला जाता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज होने चाहिए वो बड़े ही फ्लेक्सिबल होने चाहिए, राइट। और वो प्रमोट करें साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो अंडर द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया। और नेक्स्ट और लास्ट है स्कूल एजुकेशन करिकुलम। कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि स्कूल एजुकेशन, अभी मैंने जो बताया था आपको, पहली क्लास से लेके +2 क्लास तक जो होती है, दिस इज कॉल्ड स्कूल एजुकेशन, राइट। फिर +2 के बाद कॉलेज एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन, राइट गाइस। तो फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ए स्कूल करिकुला, research should be undertaken by the University Department of Education, training colleges, State Institute of Education and Board of School Educations. Yes. तो कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि भाई जो भी ये बोर्ड होते हैं, है ना, आपने देखा होगा यू हैव डन योर मेट्रिकुलेशन, आपने मेट्रिकुलेशन कहाँ से की है, किसी ना किसी बोर्ड से की है ना। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड होगा। तो कोठारी कमीशन कहता है ये जितने भी बोर्ड हैं, राइट, उनके अंदर कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट हो रिसर्च का, ताकि वो रिसर्च को प्रमोट करें, ठीक है ना। और रिविजन ऑफ करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द सर्च रिसर्च। और जो करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है बेटा सिलेबस, सिलेबस के अंदर जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, राइट, वो इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिसर्च। क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही सपोज करो कि सिलेबस, एक ही सिलेबस आप 15 साल पढ़ाए जा रहे हैं किसी क्लास को, तो डेवलपमेंट क्या होगी ये बताओ। 15 साल में तो आप देखो नेशन कितना ही आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। Preparation of improved textbooks and teaching learning material, the orientation of teachers to be revised, curricula through in-service training. School should be given the freedom to devise and experiment with new curricula suited to their needs. तो under the topic of school education curriculum, कोठारी कमीशन ने ये बोला है कि भाई स्कूलों की इंप्रूवमेंट के लिए वहां पर एक रिसर्च डिपार्टमेंट होना चाहिए हर बोर्ड के अंदर। और स्कूलों का जो भी सिलेबस चेंज होता है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस होती है, इट शुड बी बेस्ड अपॉन दैट रिसर्च। वो जो रिसर्च की है उसके बेस पे होना चाहिए। और जो टेक्स्ट बुक हैं उनके अंदर भी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो अप टू डेट होना चाहिए, राइट। और ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस अंडर द स्कूल एजुकेशन करिकुलम कोठारी कमीशन ने दी है, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच। तो वी हैव डन विद द कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन, विच जिनके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, DS कोठारी थे। उन्होंने ये हमें एक रिकमेंडेशंस दी थी जिसके कारण स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन की डेवलपमेंट की है, राइट गाइस। थैंक यू सो मच।